किताबों से ज्यादा जरूरी है समझना। किताबों से ज्यादा जरूरी है समझना। अंकों से बढ़कर है सीखना। अंकों से बढ़कर है सीखना। बच्चों की सोच जब सही दिशा पाती है, बच्चों की सोच जब सही दिशा पाती है, तभी शिक्षा अपना असली अर्थ बताती है। नमस्कार प्यारे व्यूअर्स भाइयों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक विशेषज्ञों की कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आपके बच्चे का या फिर बच्चे हैं तो आपका भविष्य जो है सही हो सके, एक सही दिशा दिखला सके। शिक्षक क्या करते हैं? एक सही दिशा दिखलाते हैं। वही काम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों से स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जैसा कि हम आपको बताते हुए आ रहे हैं, तो वह जो है सही रास्ता आपको दिखा सके। तो आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको डॉक्टर सूर्यकांत राय से। डॉक्टर सूर्यकांत राय यह जो है एमएससी हैं, बीएड हैं और पीएचडी हैं। टीचिंग में लगभग इनका 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि 16 साल में बहुत सारे बच्चों को इन्होंने अपना पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को जाना है, उनकी परेशानियों को समझा है, उनकी दिक्कतों को समझा है, फिर उससे उनको उन परिस्थितियों से गुजार के एक अच्छे जगह तक पहुंचाया है। इनसे आज इनकी जर्नी के भी बारे में जानेंगे और आपकी सफलता के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उनके भी बारे में जानेंगे। प्रेजेंट में ये एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, राजकीय आश्रम पद्धत इंटर कॉलेज देवरिया में कार्यरत हैं। तो इनकी बातों से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप तक वह चीज पहुंचाने वाले हैं। आपको पता है कि जब भी हमें ऐसा कोई पर्सन मिलता है जो आपको मोटिवेट कर सके, इसलिए हम ऐसे पर्सन को लाते हैं और मिलवाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी परेशानियां जो आप समझते हैं कि सिर्फ हमें परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को हैं। लेकिन उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से हमें लड़ना है, हमें उससे निकलना है। तो उस चीज को हम कैसे करें, क्या करें कि उससे आगे निकल सकें, तो यह जीवन में अपने अप्लाई करना है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसमें योगदान करने का। देखिए, सबके पास वही दिमाग होता है, वही चीजें होती हैं, वही हाथ वही पैर, लेकिन क्या होता है, कोई परेशानियों से टूट जाता है और कोई परेशानियों से निकल जाता है। तो साहसी बनिए और किसी काम को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करिए और आगे निश्चित ही आप आगे जाएंगे। तो आइए, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि अभी बहुत सारी सर से बातें करनी है। तो आइए मिलवाते हैं सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो मैं आपसे सर क्वेश्चन करने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन है, आज के बच्चों की सोच पहले के समय से कितनी बदली है? जो पहले के समय के बच्चे थे और आज के समय से बच्चे हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो कितना जो है चेंज है? बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। पहले के बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई करते थे, लेकिन आज के बच्चे जो है वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं कि हमारी स्किल जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के हम उस फील्ड में जा करके कुछ नया करके जो है समाज को दें और देश को दें। इसलिए जो है काफी जो है बच्चों की सोच जो है एजुकेशन फील्ड में चेंज हुआ। मतलब एकदम जॉब के हिसाब से ही तैयारी कर रहे हैं? जॉब के हिसाब से मैक्सिमम तैयारी बच्चे करते हैं। क्या सर पढ़ाई यानी कि कह सकते हैं सिर्फ जॉब के लिए की जा रही है? तो नहीं, पढ़ाई का मेन उद्देश्य जॉब ही है, समझिए। लोग कहते हैं कि एक समाज सुधारक और एक राष्ट्र सुधारक के लिए पढ़ाई किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जो है न समाज सुधार कर सकते हैं, न राष्ट्र का सुधार कर सकते हैं, न परिवार का सुधार कर सकते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। आजकल के बच्चे लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसमें क्या होता है, बीए एमए करके 5,000 रुपए का जॉब नहीं मिलता है, और अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्स करेंगे तो उनको अच्छा खासा एक पैकेज मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन यापन आसान हो जाएगा। इसलिए जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चों को लेना चाहिए। मतलब बेसिक नीड है जॉब हमारा, पहले हमें जॉब सिक्योर करना है, उसके बाद हम आगे का जो भी करना चाहते हैं वो चीज प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम समाज में सुधार भी कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हम अपना कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा। तो फर्स्ट जो है हमारा जो सिक्योर हमें जॉब करना है अपना। सर क्या आज के बच्चे ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा भटक रहे हैं? मतलब समझदारी ज्यादा है, भटकाव ज्यादा है? समझदार भी हैं और भटक भी रहे हैं। जिसको पाथ अच्छा मिल जाएगा वो भटकेगा नहीं, और जिसको अच्छा पाथ नहीं मिलता वो भटक भी रहा है। बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल्स आपके बीच में हैं। कुछ बच्चे जो है
अच्छा उनका पाथ मिल जाता है तो अपना वो लाइन क्लियर कर लेते हैं और उस पाथ पे अपना चलते जाते हैं और अग्रसर होते चले जाते हैं। और कुछ लोग जो है अपना पाथ चूज नहीं करते हैं तो इसलिए जो है इधर उधर उन भटकते बच्चों को कैसे संभाला जाए सर? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। उनको गाइडेंस दे करके ही संभाला जा सकता है कि ये काम। और बेसिक रीड ये होता है कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है और वो क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको देखा जाता है। कुछ माँ बाप के द्वारा भी भटक जाते हैं बच्चे, पता चलता है बच्चे का जो है एजुकेशन करने का जो है दूसरे फील्ड में है और माँ बाप के प्रेशर की वजह से दूसरे फील्ड में आ जाते हैं, तो बच्चे वहां पे भटक जाते हैं, मतलब न इधर का होते हैं न उधर ना का उधर पे थे। मतलब जहां उनका लगाव है, जिसमें उनको अच्छा लग रहा है, जो भी कोई काम करना चाहते हैं वो जी। बहुत बेहतर और मन से पूरे एफर्ट से कर रहे होते हैं, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बिल्कुल। ना कि उन्हें ज्यादा प्रेशर हाँ, माँ बाप के द्वारा जो है प्रेशर डाल करके कुछ अलग वो जो चाहते हैं उससे अलग न हो जाए। बच्चे अगर जो चाहते हैं वही करेंगे तो उसमें सफल होंगे। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने। जैसा कि हम जाते हैं वेस्टर्न में शायद ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। जी। ईस्ट में तो नहीं होता हमको लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें यूपी बिहार की तो ज्यादातर फोकस बच्चों की पढ़ाई पे ही करते हैं, एजुकेशन पे ही करते हैं। पढ़ाई पे ही करते हैं। पढ़ाई भी कई क्वालिटी की होती है। कुछ बच्चे जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जो है जाना चाहते हैं, माँ बाप की वजह से मेडिकल फील्ड में जाते हैं। कुछ बच्चे जो है साहित्य में जाना चाहते हैं, माँ बाप की वजह से साइंस फील्ड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। फिर वो एक तरह से बस चलते जाए यही करते हैं। सर क्या आज का बच्चा खुद के फैसले लेने में सक्षम है या अभी भी दिशा की? हाँ, सक्षम है, ले सकता है, ले सकता कोई भी डिसीजन। बट कभी कभी माँ बाप का प्रेशर आ जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो जो है थोड़ा सा फील करता है, भटका हुआ फील करता है। बच्चों में आत्मविश्वास और सहनशीलता कैसे विकसित की जा सकती है? बच्चों में आत्मविश्वास जो है प्रैक्टिकली नॉलेज दे करके जो है फील कराई जा सकती है। कोई भी जैसे आप कर रहे हैं तो बच्चों अगर उसमें प्रैक्टिकली जो है उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया यूज करके करें तो उनका आत्मविश्वास जो है काफी बढ़ जाएगा। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे मतलब उस चीज को कार्य को करके जितना हम सीखेंगे उतना ही बेहतर हम सीख पाएंगे। हाँ, आप थ्योरेटिकल नॉलेज रखिए, बट अगर वो बच्चा थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली अगर नॉलेज उसके पास आ गया है तो उसमें काफी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। जैसे प्रैक्टिकल करते हैं ना स्कूल। हाँ, स्कूल में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स की बात करें में करते हैं, या फिर नॉर्मल अगर बोल दिया जाए हम साइकिल से कॉलेज जाते हैं, अगर वही थ्योरी में दे दिया जाए तो आप याद करेंगे घर से निकले, साइकिल निकाले, उसके बाद चलना स्टार्ट किए। तो प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें, प्रैक्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिपेंडेंसी, काम करके ही सीखना, उस चीज को करना, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। सर क्या आपको लगता है कि आज की शिक्षा सिर्फ अंक पे सीमित है? मतलब सिर्फ नंबर ही पाना वही चीज है? अभी तो शिक्षा जो है, शिक्षा में नेप 2020 आने वाला है जो नंबर बेस्ड नहीं है, आपके क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है। बच्चे की जो है अंदर जो क्वालिटी, आप तो स्ट्रीम भी खत्म हो रहा है। पहले आर्ट स्ट्रीम चलते थे, साइंस स्ट्रीम चलते थे, कॉमर्स स्ट्रीम चलते, अब तो नेप के आने के बाद जो है सभी स्ट्रीम एक ही में मर्ज हो जाएंगे और जो बच्चों का इंटरेस्ट है वही पढ़े सब्जेक्ट ले सकते हैं। एनईपी आने से थोड़ा बच्चों को फायदा है और कुछ यूनिवर्सिटी लागू भी कर दी है कुछ सेशन पे, पिछले सेशन से और इस सेशन से। नेक्स्ट सेशन से सभी जगह लागू हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से लगभग सभी जगह एनईपी जो है लागू हो जाएगा, एनईपी 2020। तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं फायदेमंद करेगा, फायदा ही करेगा। उसमें क्या है कि हम दूसरे स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था एक स्ट्रीम आप ले रहे हैं आर्ट्स में तो ये सब्जेक्ट से ही आप चूज कर सकते हैं। उसमें अगर किसी बच्चे को साइंस का सब्जेक्ट जो है अच्छा लग रहा है तो वो आर्ट्स में नहीं जा सकता है, या साइंस वाला जो बच्चा है आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट उसको साहित्य पसंद है तो वो नहीं ले सकता है। अब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएंगे, जो बच्चों का जो है इंटरेस्ट होगा वो बच्चे अपना जो है सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, एनईपी और एनसीएफ जैसे कहते हैं कि मतलब बच्चों के साथ कैसे रहा जाए, इसमें क्या विचार है? जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक बच्चा है, तो उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि कौन सी इन्वायरमेंट में कैसे रहना चाहिए? एक फ्रेंडली होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट्स का दोनों, एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक में जो है डिफरेंस होना चाहिए, और फ्रेंडली भी हो सकते हैं। कुछ जगह पे फ्रेंडली भी काम करता है और कुछ जगह पे जो है डिसिप्लिन भी काम करता है। आप
इको फ्रेंडली हो जाएंगे तो बच्चा न आपसे डरेगा। तो फिर क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स का गैप बहुत कम हो जाएगा। फिर आपके डांटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब दोनों के बीच डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए और गैप भी होना जरूरी है और फ्रेंडली भी होना जरूरी है, जरूरत के हिसाब से। सर क्या आजकल की शिक्षा जरूरतों के हिसाब से बदल रही है? जैसे हमारी नीड जो बढ़ रही है उसी हिसाब से बदल रही है? शिक्षा जरूरत के हिसाब से बदले तो ये सबसे अच्छी बात है। हर लोगों को जो है चाहत होती है आज हमको ये शिक्षा चाहिए, और अगर शिक्षा बदल रही है तो ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही सही बताया ना सर आपने। जैसा हमारी आवश्यकता जो है उसी के अनुसार हम हाँ, चीजों को करें। बदलना जो है अच्छी बात है। हर एक चीज, मौसम बदलता है, गर्मी से ठंडी आती है, ठंडी से फिर जो है आपका गर्मी आती है, तो इसी तरह शिक्षा भी बदलना चाहिए। और शिक्षा जो है फ्यूचर देख करके होना चाहिए, प्रेजेंट देख करके होना चाहिए। ये नहीं कि हम पास्ट में जो चल रहा था बस वही चलता रहेगा। अगर वही चलता रहेगा न टेक्नोलॉजी का विकास होने वाला है, न साइंस का डेवलपमेंट होगा, और साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलप नहीं होगा तो हम विकसित भारत की परिकल्पना कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए जो है शिक्षा जो है चेंज होना चाहिए, और जहां जरूरत पड़े वहां चेंज करना चाहिए। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, गांव और शहर में डिफरेंस क्या है एजुकेशन को लेके? गांव और शहर में डिफरेंस सिर्फ जो है टीचर्स क्वालिटी का डिफरेंस है। बच्चे तो वही मिलते हैं, चाहे आप शहर में जाएंगे या गांव में जाएंगे, बच्चे वही मिलते हैं। सेम ही मिलते हैं। टीचर थोड़ा बेटर मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। गांव में कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट होते हैं जो अच्छे अच्छे टीचर को हायर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं किसी को ले आकर के जो है खड़ा कर दिए, बस हमारे पास टीचर है कहने के लिए, बस वो क्वालिफाइड और जो है एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें शहर और गांव की। सर आप अपने स्कूल में कैसे मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन, और कैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ? हमारा स्कूल तो बहुत ही जो है दुर्लभ, जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए होता है। फिर भी हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं और कुछ संविदा पे भी हैं, तो टीचर को मोटिवेट किया जाता है कि ये गरीब बच्चे हैं, इनके एजुकेशन के लिए सब आए हैं। तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके जो है आगे बढ़ाया जाए, ताकि इन फ्यूचर ये कहीं भी रहे तो सक्सेस रहें। अगर सक्सेस हो जाएंगे तो कहीं आप भी मिलेंगे तो ये रहेगा कि सर ने आपको पढ़ाया हुआ, तो आपकी भी थोड़ा सा मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इसलिए टीचर को और बच्चों को, दोनों लोगों को मोटिवेट करके ही जो है चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों को कैसे सही करें? दोनों जो है अपने अपने लेवल से सही कर सकते हैं। जैसे बच्चा घर गया, हमारा तो आवासीय विद्यालय है, कभी कभी बच्चे घर जाते हैं तो माँ बाप भेजबे नहीं करते हैं, तो उसके लिए अभिभावक को फोन करना पड़ता है कि बच्चे को भेजिए, जो है इतने दिन हो गया बच्चा है आपका जो है अभी तक आया नहीं। तो उनको भी चाहिए, अभिभावक को भी चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए हम भेजे हुए हैं तो टाइमली हम स्कूल से ले आवें और टाइमली हम स्कूल पे ड्रॉप कर दें। और टीचर को भी चाहिए कि जो है हम टाइमली, क्लासेज स्टार्ट हो गया है तो टाइमली हम क्लास में जाएं और वहां अपना बेस्ट जो हो सकता है वो दें। अगर हम बेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ जाएंगे क्लास अटेंड कर लिया, मेरा काम खत्म, तो फिर न शिक्षा का सुधार होने वाला, न बच्चों का सुधार होने वाला है, न समाज का सुधार होने वाला है, न राष्ट्र का सुधार होने वाला है। यानी कि गार्जियन में अवेयरनेस की कमी है कहा जाए तो। गांव में जो है शिक्षा के लिए जो है अभी ग्रामीण लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। कुछ, चूंकि हमारे विद्यालय में तो ऐसे ही है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जो है अभिभावक हो गए हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक है। जो भी ऐसे लोग सुन रहे हैं बच्चों पे विशेष ध्यान दें। जो भी गार्जियन है मतलब बच्चों को ले आते हैं हॉस्टल से या फिर स्कूल से, तो उनको प्रॉपर स्कूल पे छोड़े। जैसे मतलब आपने हॉस्टल से उठाया फिर स्कूल पे छोड़े ना, शिक्षक क्या कर सकते हैं उसमें? अगर अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर बढ़ाना चाहते हैं इस चीज को, तो सबसे पहला काम है कि जितना शिक्षक कर रहे हैं उतना अभिभावक भी करे। आपका भी कर्तव्य बनता है। तो आप बच्चों को अपने स्कूल तक प्रॉपर छोड़ें और उनके आने के बाद जो भी उनका होमवर्क है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें करें। तभी जाके बच्चे जो है मजबूत होंगे। एक शिक्षक का हमेशा प्रयास यही रहता है कि हमारा जो है बच्चा बहुत आगे जाए, बेहतर करे। माता पिता और शिक्षक, यही तीन चीज ऐसे होते हैं जो आप बच्चों को आगे जाना देखते हैं कि मतलब हमारा बच्चा, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जाए।
माता भी चाहती है, पिता भी चाहते हैं और एक शिक्षक भी चाहते हैं। तो सबसे पहले विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, वह चीज हम करें। सर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपसे करते हैं, बच्चों में अनुशासन की कमी के क्या कारण है? जो बच्चों में अनुशासन की कमी होती है उसको कैसे मतलब पूर्ण किया जाए? बच्चों का अनुशासन एक तो कॉलेज लेवल पे डेवलप किया जाता है, एक माँ बाप के संस्कार भी होते हैं। कुछ बच्चे उदंड टाइप के होते हैं जो अपने माँ बाप के कहने पे सुनते नहीं, और वही जो है रूटीन उनका विद्यालय पे भी होता है कि माँ बाप कहेंगे हम सुनेंगे नहीं, विद्यालय पे भी टीचर बोलेगा, प्रिंसिपल बोलेगा तो सुनेंगे नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, बच्चों को अवेयरनेस करने की जरूरत है डिसिप्लिन के लिए। जो है प्रेयर में जो है बच्चों को आप थोड़ा सा नैतिक शिक्षा के बारे में बताइए, ताकि बच्चे नैतिकता के बारे में जान हाँ सकते हैं। नैतिक शिक्षा के बारे में जब जानेंगे तो थोड़ा सा वो सम्मान करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे। जब सम्मान करना सीख जाएंगे तो डिसिप्लिन में अपने आप आ जाएंगे उसे। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर इनडिसिप्लिन ही रहेंगे, डिसिप्लिन में कभी आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है विद्यालय लेवल पे, परिवार लेवल पे, ताकि वो सुधर सके। सर जैसा कि आपको याद होगा कि आप हमें बीटेक में जो है आप मैथमेटिक्स पढ़ाए थे, याद है मुझे। मैं बहुत डरता था आपसे उस टाइम पे, है ना, बहुत मतलब थोड़ा बहुत मैथ में जो वीक था मैं, तो आपसे इसलिए ज्यादा डरता था क्योंकि पता चल गया था कि आप हमारे गांव के बगल के हैं। ठीक है, थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस थी। अब उस बस बात सोच के कि कहीं आप हमसे क्वेश्चन ना पूछ ले, कहीं आप आपका परिचय थोड़े टाइम बाद हुआ था, लेकिन जब होने के बाद और डर लगने लगा आपसे। लेकिन सर ने हमको मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया था और एक एक थ्योरम हमें याद हो गया था कि मैथ का जो है बहुत अच्छे से इनका जो पढ़ाने का तरीका है वह बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। और सभी बच्चे जो है तारीफ करते थे और सबने बहुत अच्छा नंबर पाया था। बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे लेकिन जो है मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किए थे, किसी का मतलब बैक नहीं आया था सर उस टाइम पे। और हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कुछ स्ट्रांग हो गया था। सर आपको कभी ऐसा लगता था कि मतलब बच्चे यहाँ के कमजोर हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे, आईटीएम की बात करें? ऐसा नहीं है बच्चे कमजोर हैं, बच्चे जो है थोड़ा सा उनको, एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, हाँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, तो बच्चे बेस जानते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ जो है एप्लीकेशंस पढ़ाए जाते हैं मैक्सिमम इंजीनियरिंग फील्ड में। आज भी याद है सर लेबनिज थ्योरम हम पढ़ाते थे, पूरा रटवा देते थे लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम काफी फेमस, पहला लेक्चर उसी से स्टार्ट होते थे। स्टार्ट हुआ था वो आज भी याद है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शंस का किया जाता था, तो उसमें लेबनिज साहब ने जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला डिफाइन किया हुआ था, जिसकी वजह से सब फंक्शन का हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। इसके पहले आप लोग पढ़े रहे होंगे एक ऑर्डर दो ऑर्डर, मैक्सिमम डेरिवेटिव करना एक ऑर्डर दो ऑर्डर, फिर उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आया, 3-4 ऑर्डर तक आप करते थे। लेकिन जब nth ऑर्डर करने की बारी आई तो उसमें लेबनिज ने दिया हुआ था, जिसकी वजह से सब कुछ कराया जाता था। मैथमेटिक्स के टीचर से लोग डरते हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए। और हमें भी पता चला तुम हमारे गांव के बगल में हो, तो काफी थोड़ा सा सीरियस रहते थे, कहीं कुछ पूछा न जाए, कहीं कुछ पूछा न जाए। मतलब लेकिन फिर हम देखते थे तुम्हारा जो है, इसलिए जो है क्वेश्चन नहीं करते थे कि कहीं तुमको डर न लगे। मुझे भी डर लगता था कहीं आप, इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चन क्लास से बाहर पूछता था। बातचीत हमेशा होती थी, सर ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे और हमने भी जो है इनको बहुत सम्मान दिया और आज भी जो है सर के साथ बैठे हैं, एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ठीक है, तो सर बच्चे जो है मैथ से बहुत डरते, जैसा आपने हमें बताया हम भी डरते थे, लेकिन आपने हमें सिखाया वह चीज कि कैसे हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात यही बता दीजिए, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिनके बच्चे मैथ से डरते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैथ से डरना नहीं चाहिए बच्चों को। देखिए, अगर किसी से आप डरेंगे तो उससे आप दूर भागेंगे। अगर आपको किसी भी चीज को अपनाना है तो उससे प्यार करना जरूर है, चाहे आप परिवार से ही है। माँ बाप से अगर आप डरेंगे, दूर भागेंगे, तो माँ बाप दूर चले जाएंगे, आप दूर चले जाएंगे। इसी तरह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी आपको जो है सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ता है। अगर आप उसको जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो उसमें डरने की कोई चिंता नहीं और डरने की कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से आप उससे दूर चले जाए। तो सबसे पहले जो है हमें मैथ्स में थोड़ी सी लोग कहते हैं कि फार्मूला बड़ा है, ये फार्मूला याद नहीं है, वो फार्मूला नहीं है। तो मैथ से फार्मूला याद करने से नहीं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करेंगे तो आपके
फार्मूला जो भी अप्लीकेबल है उस क्वेश्चंस में, वो सब याद होते चले जाएंगे आपको। और ये आप इतिहास भूगोल की तरह याद करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी अपने मन से आप कर लिए रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हाँ, ये भी है मैथ्स में, क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए। आधा प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है मैथमेटिक्स में, लोग समझते नहीं है और सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए। क्या उस कह रहा है क्वेश्चन, जब आपने पढ़ लिया समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, और आधा आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसी में जो है आंसर छिपा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वह आंसर छिपा हुआ है। कभी कभी देखते होंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, हाँ, थ्योरेटिकल, बट उसका कैलकुलेशन आता है छोटा, 4 लाइन में। आप प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन देख लीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के क्वेश्चन दे दिए, मैक्सिमम जो है लॉन्ग थ्योरेटिकल जो है लिखे होते हैं, बट कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लाइन में उसका आंसर आ जाता है। इस तरह पहले जो है क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर उसके सॉल्यूशन आप बाद करिए। सर उस टाइम पे आपके दोस्त हुआ करते थे, इफ्तिकार सर, जी। और एक सर थे जो तिवारी सर थे। हाँ, राकेश तिवारी सर थे, इफ्तिकार अली अंसारी थे। इफ्तिकार अली अंसारी जो है, जब मैं महाराजगंज में था उसी समय वो गेट के थ्रू जो है चला गया था आईआईटी से जो है पीएचडी करने। उसका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, इस समय प्रेजेंट टाइम में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पे कार्यरत है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। काफी मुझे लगता है 3-4 साल हो गए सर। हाँ, 3-4 साल हो गए। और राकेश तिवारी सर भी हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहां पे हैं। और सर आप किसको फॉलो करते थे अपने टाइम पे, जब कॉलेज टाइम था आपका, या पढ़ाई करते थे या आफ्टर कॉलेज कोई ऐसा मेंटर था जो जिसको आप बहुत ज्यादा अपना आदर्श मानते थे? टीचर मार्गदर्शक होते हैं, बहुत सारे टीचर्स थे, उनकी कुछ चीजें पसंद आती थी, कुछ टीचर की कुछ चीजें पसंद आती थी, तो जहां से अच्छी चीजें मिलती है सबको एक्सेप्ट कर लेते थे। कोई एक पर्टिकुलर नहीं था। हाँ, एक पर्टिकुलर थे, दिल्ली में जब मैं पढ़ता था, डिप्स एकेडमी के जो है टीचर्स थे, जो है दुबे सर, वो काफी अच्छे टीचर थे। उनको मैं बहुत ही जो है अपने लाइफ में जो है उतारने की कोशिश किया। उनकी तरह लेक्चर्स हो हमारे, उनकी तरह कंसेप्ट हो, उनकी तरह जो है वो मैथ्स को पढ़ाते नहीं थे, सिखाते थे। तो मैं भी चाहता हूं कि मैथ्स बच्चों को मैं पढ़ाऊं मत सिखाऊं। जब बच्चा सीखने का वो प्रयास करेगा तो उसको कभी डर ही नहीं लगेगा कि मैथ्स जो है डरने वाली चीज। मतलब मैथ डरने वाली चीज नहीं है, मैथ डरने वाली चीज बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कैसा है। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जब आप सीख जाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। हाँ, आप बस नंबर के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो डर परमानेंट बना रहेगा। हाँ, तो नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है सोल्यूशन निकालिए उसका। आज के छात्र सर, आज के जो छात्र हैं वो भविष्य का कैसे निर्माण करेंगे? मतलब भविष्य का निर्माण तो छात्र जो है कुछ बन करके ही कर सकता है। जिस फील्ड में उसको आगे जाना है वहीं से जो है राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर हम एक टीचर हैं तो टीचर अगर हम अपने टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो हमारा जो समाज है जिसको हम पढ़ाएंगे उनका नॉलेज जो है काफी स्ट्रांग होगा। तो उससे जो है हमारा जो है देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। सर आजकल के बच्चों को कैरियर को चूज करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे उनका कैरियर बेहतर हो सके? सबसे पहले तो बच्चों को देखना चाहिए उनका स्किल किसमें है, या माँ बाप को देखना चाहिए, टीचर्स को देखना चाहिए कि जो है बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है, किसमें अच्छा बेटर कर सकता है। अगर बच्चा खुद समझ जाए कि मेरा ये स्किल जो है, अगर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा करता हूं तो मेरा ये स्किल डेवलप हो सकता है, या माँ बाप जो है उसको जज करें, टीचर्स जज करें, और उसी के सापेक्ष अगर वो लड़का जा रहा है तो बेटर होगा उसके लिए। सर ये किस टाइम पे लगभग जज किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए बच्चा हाई स्कूल में है, 12th में है, या फिर क्या कह सकते हैं? बच्चे का स्किल जो है कुछ तो बचपन से ही रहते हैं,
जैसे बच्चा जब स्कूलिंग शिक्षा में जाता है तो उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, बच्चा किस एक्टिविटी के तरफ जो है ज्यादा फोकस कर रहा है, वहीं से उसका जो है रुझान पता चल जाता है कि बच्चा किधर जाने वाला है। और फिर आप स्कूलिंग शिक्षा में जो है बच्चा जाए तब भी उसको थोड़ा सा, उसको जिस फील्ड में वो बचपन में जो है जाना चाहता है, एक्टिविटी उसका किसमें है, उसको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। अगर वो कंटिन्यूअस स्कूलिंग प्लस जो है कॉलेज में जो है अगर वो करता है, वही जो है उसके लिए बेटर होगा। और सर सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास तो बच्चों का स्कूल में ही आता है। आजकल कोचिंग सेंटर में बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, एजुकेशन मिल सकता है, बट बच्चों का सर्वांगीण विकास तो स्कूल में हो सकता है, क्योंकि स्कूल में हमें एजुकेशन के साथ साथ जो है मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कोई प्रोग्राम वगैरह सपोज दैट अगर होता है, जैसे टीचर्स डे में जो है शिक्षक दिवस लोग मनाते हैं, बच्चे मनाते हैं, या फेयरवेल पार्टी करते हैं, या फ्रेशर पार्टी करते हैं, इसलिए कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। हाँ कैसे ऑर्गेनाइज किए, कुछ उसमें बच्चे एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में होते हैं, कुछ एंकर के रूप में काम करते हैं, कुछ प्रोग्राम के रूप में काम करते हैं। तो बच्चे जो है अपने स्किल्स को वहाँ डेवलप करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है स्कूल का, जिससे वो डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, नई सारी चीजें मिलती हाँ एंकरिंग करने का जिसको शौक है, जैसे वो सब जो है एक पोस्ट करते हैं, वो सब जो है अपना उसका अलग जो है। तो इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है और विद्यालय लेवल पे ही संभव। और सर आप अपने अभी बताया वो हमारे घरों में भी काम आता है, जो एक्टिविटी हम वहाँ पे सीखते हैं करते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए घर में कोई एक्टिविटी हो रहा है, इवेंट हो रहा है, हाँ, किसी भी चीज का हो रहा है, उसमें आप मैनेजमेंट कर लेंगे अच्छी तरह मैनेजमेंट से, का आप अगर सीखे रहेंगे कॉलेज तो कर सकते हैं। कर सकते शादी पड़ती है हाँ। तो भी वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बिल्कुल। हमें एक एक चीज इकट्ठा करना होता है, परिवार को, गार्जियन को। हाँ तो ये सब क्या होता है, वहां से हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली स्टाफ, क्योंकि हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए रहते हैं। 10 लोगों को मैनेज किए रहते हैं तो 100 लोग को आगे भविष्य में कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन जब आपको आइडिया ही नहीं रहेगा, छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में क्या करेंगे। नहीं कर पाए। हर एक आदमी को, हर एक लड़की को या लड़का हो, सबको जो है अपने परिवार में इवेंट ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है, चाहे वह बर्थडे का हो, चाहे वह आपके एनिवर्सरी का हो, ठीक है, चाहे वह आपकी शादी का हो, चाहे आपके बच्चे की शादी का आजकल तो कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें वो चीजें सीखते हैं। सीखते हैं बच्चे जो है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स भी लॉन्च हो चुका है इवेंट मैनेजमेंट, हाँ। ये एक डिग्री भी मिलती है वहां से, और एक तो स्कूल से ही बच्चे जो है अपना ऑर्गेनाइज करके वहां से सीखते हैं। तो इस तरह से जो है स्कूल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और कोचिंग के माध्यम से बच्चों का वन वे डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन फील्ड में डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ उनको टाइम नहीं मिलता है, वहाँ उनको भरपूर टाइम मिलता है हर एक चीज को जो है वो समझो। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस। अब आजकल के बच्चे ज्यादा ऑनलाइन की तरफ भागे जा रहे हैं। ऑनलाइन भी एजुकेशन सिस्टम सही है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा किस लेवल पे है, उसका मेंटल लेवल क्या है। और ऑफलाइन में क्या होता है, वो टीचर के निगाह में होता है, और ऑनलाइन में वो टीचर के निगाह में नहीं होता, वो मोबाइल की निगाह में होता है। उसको क्या देखना है, क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो अपने मन का जो है मालिक होता मतलब है। बट क्लास में क्या होता है, टीचर का एक उनको लगेगा कि नहीं टीचर देख रहे हैं, तो हमको कंसंट्रेट करना है, बोर्ड पे करना है, हमको टीचर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। बट ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है। तो अगर बच्चे का माइंड लेवल डेवलप है कि हमें पढ़ना है, तो वो सिर्फ पढ़ेगा मोबाइल से और दूसरा काम नहीं करेगा। और ऑफलाइन में तो एक आपका टीचर रहता है ही आपको देखने के लिए। यही थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी दोनों जगह से एजुकेशन आपको मिलते हैं और सही एजुकेशन मिलते हैं। हाँ थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में, अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम में टीचर के साथ जो है फिजिकली जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कहीं डाउट हुआ है तो आप तो तुरंत पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में ये फैसिलिटी पूछ सकते हैं, वो रिप्लाई कब आएगा नहीं, कब नहीं आएगा ये डिपेंड करना है कितने कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, कितने कैंडिडेट पर। हाँ ये भी होता है। और ऑनलाइन में आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। हाँ सेल्फ मोटिवेटर हो, यहाँ पे तो टीचर भी आपको हाँ मोटिवेट, टीचर भी थोड़ा बहुत आपको क्लास में कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो सेल्फ बच्चों को भी देख करके आप मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को देख करके भी मोटिवेट होते हैं। आजकल ट्रेंड है सर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अच्छा है, एक जो है एजुकेशन का माहौल मिलता है, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना है,
तो एक माहौल मिलने से बच्चों का जो है अच्छा जो है स्टडी करने के लिए जो है अच्छा जो है प्लेस होता है, इसलिए जो है लाइब्रेरी सही है बच्चों लाइब्रेरी को। सही है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या बताना चाहेंगे आखिरी में? बच्चे डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई करें और जो उनका स्किल है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, जिससे इन फ्यूचर उन्हें जॉब की कोई प्रॉब्लम न हो, जिससे जो है उनको आर्थिक तंगी न हो। आर्थिक तंगी होगा तो पूरे जीवन जो है वो संघर्ष करते रहेंगे और फिर जो है बेकार हो जाएंगे वो सब। इसलिए जो है जॉब ओरिएंटेड को भी ध्यान में ले करके चलना होगा कि हमें ऐसे कोर्स करना है जिसका मार्केट वैल्यू बनी रहे, और प्लस जो है आपका स्किल्स कहाँ है, स्किल्स क्या है, किस लेवल पे है, उसको देख करके आपको एजुकेशन चूज करना हो, तभी आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट। प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नहीं होंगे यार, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दोनों बातें हो सकती हैं। सर ने आज हमें बहुत सारी बातें सिखाई, यह हम अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एज ए गार्जियन देख रहे हैं तो अपने बच्चों में ये चीजें अप्लाई करा सकते हैं और उनका भविष्य जो है अच्छा बना सकते हैं। अगर एज ए बच्चे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वह भी इन बातों सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई करें। सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ही पे करता है, आप अपने समय का कैसे यूटिलाइज करते हैं, कितना हर एक मिनट को बेहतर बनाते हैं पिछले मिनट से। यह पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है। इसलिए आप हर एक समय का, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का यूटिलाइज करिए, उसको बेहतर बनाइए, चाहे वह किसी भी चीज में हो। सर ने बताया कि हमें हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए बताया, तो वह किसी भी क्षेत्र में हो। आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर बनाइए, आप किसी और गेम में हैं तो उसको बेहतर बनाइए, आप डांस में हैं तो उसको बेहतर बनाइए, आप करियर बनाना है तो वहां से ही बना सकते हैं। एजुकेशन में है, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बेहतर टाइम दीजिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। तो हमारा मोटो यही रहता है कि आपको जो है बेहतर जानकारी मिल सके, इसीलिए जो है हम ये प्रोग्राम रखते हैं कि आपको एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन से संबंधित इन चीजों को, जहां आपको परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, इन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाया जा सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू।